हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों 14 अक्टूबर और आज हम 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में करंट अफेयर्स के देखते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे एमपीपीएससी, चाहे किसी भी अदर स्टेट पीसीएस या आपका रेलवे हुआ, आपका एसएससी हुआ, उन सब में जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा यहाँ पर लेकर आता हूँ दोस्तों। इसमें हम अच्छे से अध्ययन करते हैं उन सारी बातों का जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, केवल तथ्यों पर आधारित बात नहीं करते हैं, एक बेसिक समझ पर ध्यान दिया जाता है जिससे कभी एग्जाम में आप या तो मान लो कभी आप मेंस के एग्जाम दो या इंटरव्यू दो, ऐसी स्थिति में एक अच्छी समझ के साथ आप अपना जवाब दे पाओ। इसी बात को ध्यान में रखकर हम प्रयास करते हैं हमारे इन क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो आज है दोस्तों 14 अक्टूबर और आज हम 14 अक्टूबर का सेशन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलो आज की पहली हमारी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने ही हैं, जितनी भी आप एग्जाम देख लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ से प्रश्न बनते हैं महारत्न कंपनियों से। आपको पता होगा दोस्तों, हर बार जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हाल ही में एक नया जो है आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन गया है जिसको आपको अच्छे से देखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत की 14वीं मतलब 14 क्रमांक की महारत्न कंपनी का दर्जा देने की अनुमति दे दी है। मतलब अब भारत में कुल कितनी जो है महारत्न कंपनियां बन गई दोस्तों? 14। 14 कंपनियां महारत्न कंपनी जो है वर्तमान में भारत में अस्तित्व में आ गई है। और ये 14वीं क्रमांक की जो है ये है दोस्तों हेल। कौन सी? हेल, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स से संबंधित जो भी उड़ान भरने वाले हमारे जितने भी वाहन है, इन सब में दोस्तों क्या करती है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इनके पार्ट्स बनाने में अपना रोल अदा करती है। अगर आप लड़ाकू विमान जैसे तेजस, आपने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तेजस तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? हेल के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है हाल ही में भारत की कौन से क्रमांक की? 14वें क्रमांक की क्या बन गई दोस्तों? महारत्न कंपनी बन गई है। 2007 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था और अभी 2024 में जो है यह महारत्न कंपनी के रूप में सामने आई है। महारत्न कंपनियां मतलब ऐसा है दोस्तों कि अब यह जो है लगभग लगभग 5,000 करोड़ का, कितना? 5,000 करोड़ तक का जो है इन्वेस्ट कर सकती है विदेशी कंपनियों में बिना सरकार की अनुमति के। वैसे दोस्तों, जब भी हमें विदेश में किसी भी कंपनी में अगर निवेश करना होता है तो हमें सरकार की अनुमति लेनी रहती है, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी रहती है। लेकिन यदि किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने जितना भी उसका दायरा है उसमें से 5,000 करोड़ तक का जो है इन्वेस्ट कर सकती है विदेशी कंपनियों में। मतलब विदेश में अब ये निवेश भी कर सकती है लगभग कितने तक का? 5,000 करोड़ तक का। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार को इसको केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों हेल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। यह जो है इसकी स्थापना हुई थी 1940 में, 1940 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका मुख्यालय है हेल का। और दोस्तों नवरत्न वर्ष इसे 2007 में घोषित किया गया था, 22 जून 2007 को। जितने भी हमारे लड़ाकू विमान तथा आकाश में उड़ने वाले जो भी हमारे विमान रहते हैं उनको बनाने में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, हेल। तो याद रखना दोस्तों, हेल जो है भारत के कौन से क्रमांक की महारत्न कंपनी बन गई है? 14 क्रमांक की। आपसे सीधा सीधा अगर एसएससी और इन एग्जाम्स में अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे फैक्ट में ऐसा पूछा जाता है कि हाल ही में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं या कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, या इस प्रकार से ही आपके सामने क्या बनते हैं दोस्तों? प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हेल जो पहले नवरत्न कंपनी हुआ करती थी वो अब क्या बन चुकी है दोस्तों? यहाँ पर महारत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये केंद्रीय उपक्रम की कंपनी बन चुकी है दोस्तों। यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है ये बात, आप याद रखना 14। कितनी महारत्न कंपनियां वर्तमान में? 14। चलो ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जर्मनी की एक संस्था द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, प्रति वर्ष जारी किया जाता है। अब 2024 के आंकड़ों के अनुसार देखो तो भारत को यहाँ पर 105वां स्थान मिला है। पहले भारत का स्थान कितना था? 111 2023 में। और अब 6 पायदान हम हमारे सुधार हुआ है हमने और 105वें क्रमांक पर हम पहुंचे हैं। थोड़ा सा आप बात समझना दोस्तों,
105 नंबर भी इतना बड़ा जो है अच्छा नंबर नहीं है। ये कितने देश में, लगभग 127 देशों में ये रैंक जारी की गई है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी की जाती है ना दोस्तों, तो ये उन देशों को लिया जाता है इसमें जिसमें भुखमरी विद्यमान है। जहां भुखमरी विद्यमान नहीं है, जहां जो देश है बड़े बड़े जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, इन बड़े बड़े देशों में जहां पर भुखमरी जैसा कोई अस्तित्व भुखमरी का है ही नहीं, उन देशों को इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ किनको किया जाता है, जहां पर पहले से क्या है दोस्तों, भुखमरी विद्यमान है। तो भारत की स्थिति अगर देखोगे 127 देशों में, तो 105वें क्रमांक पर हम आते हैं, जो थोड़ी सी दयनीय है। मान के चलो, विश्वास नहीं हो रहा होगा और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन भारत में अभी भी भुखमरी ने अपने पांव बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रखे हैं, प्रसार कर रखे हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। 2023 में तो और भी हमारी स्थिति 111 नंबर पर थी, लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है, 5-6 नंबर का इजाफा हुआ है और 105वें क्रमांक पर आए हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यदि मैं बात करूं हमारे पड़ोसी देश, जिसमें बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, इनकी स्थिति हमसे बेहतर है भूखमरी के मामले में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी स्थिति तो दयनीय है ही, लेकिन नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये ऐसे देश है दोस्तों जिनकी स्थिति हमसे बेहतर है भूखमरी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है, तो ये जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प। तो वेल्ट हंगर हेल्प संस्था जो है, इसके द्वारा इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इसमें उन्हीं देशों को शामिल किया जाता है जिसमें पहले से भुखमरी विद्यमान है। अगर मैं बात करूं 127 देशों में, तो 127 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों, 105 रहा है। अभी मैंने आपको बताया था 2023 में भारत का स्थान 111 था, लेकिन 6 पायदान जो है हम थोड़ा क्या है, हमारी भुखमरी में हमने सुधार किया है और 105वें स्थान पर हम पहुंचे हैं। ठीक है, अगर मैं पहले देश की बात करूं तो पहला कौन है इसमें दोस्तों, तो इसमें पहला है दोस्तों बेलारूस। बेलारूस भी आप नाम याद रख लीजिए, ये पहले नंबर पर है। ठीक है, अगर मैं श्रेणी देखूं कि भारत की भुखमरी में कौन सी श्रेणी है, तो दोस्तों गंभीर भुखमरी है, क्योंकि 100 के ऊपर हम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि हमारी जो है स्थिति कैसी होगी, गंभीर भुखमरी की स्थिति होगी। तो भारत की श्रेणी में आता है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार गंभीर भुखमरी की श्रेणी में। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेपाल की, बांग्लादेश की और श्रीलंका की, तो ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत से अच्छी स्थिति में। थोड़ा सा सोचने में आ रहा है, लेकिन ये बात सही है, इस बात को आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। भारत का अगर स्कोर देखा जाए 100 में से कितना रहा है दोस्तों, तो भारत का स्कोर रहा है 27.3, मतलब हम बहुत बिलो कैटेगरी में। ठीक है, 100 में से 27 नंबर, आप सोचो अगर आप एग्जाम में 100 में से 27 नंबर लाते थे तो आपको कैसा फील होता था। तो यहाँ पर भारत का जो स्कोर है वो भी दोस्तों कितना है, 27.3%। तो थोड़ा सा हमें हमारी भुखमरी पर ध्यान देना पड़ेगा। बड़े बड़े वादे तो हम नो डाउट करते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जहाँ हमने बहुत सारी अच्छी उपलब्धियाँ भी है हमारी, उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन भुखमरी एक बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। देश में अगर अभी भी भुखमरी विद्यमान है तो सोचने जैसी बात है, ये चिंतन जैसी बात है। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाल ही में 2024 का दूसरा आर्मी कमांडर सम्मेलन 10 अक्टूबर को कहां पर शुरू होगा दोस्तों? शुरू हो चुका है, लेकिन इसके 2 चरण हैं। पहला चरण 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और यह आर्मी कमांडर सम्मेलन जो है ये सिक्किम के गंगटोक से शुरू हो रहा है। सिक्किम के गंगटोक में आर्मी जो है अपने में किस प्रकार से सुधार कर पाए, अपनी कमियों को किस प्रकार जो है उजागर कर पाए, देख पाए और उस पर अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हाल ही में यह जो है 10 अक्टूबर को शुरू किया गया है गंगटोक से। इसके 2 चरण रहेंगे दोस्तों। अगर मैं इसके पहले चरण की बात करूं तो इसका पहला चरण जो है ये 10 से 11 अक्टूबर 2024 को गंगटोक में आयोजित किया गया, और यदि मैं इसका दूसरे चरण की बात करूं तो यह 28 से 29 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यह चरण गहन विश्लेषण और पूर्व में की गई चर्चाओं के आधार पर रणनीतियों को परिष्कृत करने और उस पर केंद्रित रहेगा। मतलब दोस्तों इसमें क्या है, यह जो है सम्मेलन आर्मी जो है क्या करेगी, यहाँ पर आर्मी के जो कमांडर है इनका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें आर्मी किस प्रकार से कार्य कर रही है, कहाँ कहाँ कमियां हो रही है, किन कमियों पर हमें काम करना चाहिए,
सुधार करना चाहिए, इन सारी बातों पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। हाल ही में यह 2 चरण में होगा। पहला हमारा गंगटोक सिक्किम में होगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, और दूसरा होगा नई दिल्ली में। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? इंडिया डिजिटल एग्री की बात कर रहा हूं दोस्तों, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 2024 की, ये कहां पर आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो यह हो जाएगी दिल्ली में। ठीक है, थोड़ा विशेष है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, आयोजन इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और आईआईटी रोपण, ठीक है, टीआईएफ अवध द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है इसका जो है आयोजन। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये देखना। उद्देश्य इसके 2 है। आप जो मैं वैश्विक अगर इसको व्यवस्थित तरीके से अगर हम समझें तो दोस्तों डिजिटल रूप से एग्री मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस है, और इसमें किस प्रकार से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार जो पारंपरिक रूप से जो कृषि की जा रही है इसको परिवर्तित करके नए तरीके से जो है इनोवेशन करके जो है इस कृषि को हम अच्छे ढंग से कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी ला पाए, इन क्षेत्रों पर बात की जाती है ना। तो यहाँ पर अगर इस उद्देश्य की बात करूँ तो यह पता लगाना था कि डिजिटल तकनीक भारत में खेती के तरीके को कैसे बदल सकती है। पहली बात तो ये, अगर हम डिजिटल तरीके से खेती करेंगे, तकनीकी के माध्यम से अगर हम खेती करेंगे तो किस प्रकार से हमारी खेती में परिवर्तन दिखेंगे, जिससे किसानों को अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण मिल सकते हैं। यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि को करने की जो यहाँ पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी, जिससे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खेती से अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर सके, और किसानों को किस प्रकार फ्रेंडली किया जा सके उन तकनीकी से जो हम नए रूप में निकाल रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, किसान जो है परंपरागत रूप से कृषि करता है, जो उनके पिताजी के करते आ रहे हैं वही कृषि जो है कौन करता रहता है, आने वाला जो उनकी जनरेशन रहती है वो भी वही उसी प्रकार से खेती करती है। अभी थोड़ा परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर नई नई टेक्नोलॉजी सरकार लॉन्च करती भी है तो बहुत कम ऐसा होता है जो लोग उसको अपनाते हैं, लेकिन जो लोग अपनाते हैं वो सच में अच्छा रिजल्ट भी पाते हैं और उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो सरकार का इस कॉन्फ्रेंस में यही ध्यान, इसी बात पर ध्यान केंद्रित रहेगा कि हम किस प्रकार से जो किसान है उनको तकनीकी से जोड़ पाए, क्योंकि एक रूढ़िवादिता रहती है किसान के मन में कि जो जैसी चीजें चल रही वो उसी में खुश रहता है और उसी में करना चाहता है, लेकिन अगर थोड़ा परिवर्तन करेगा तो सुधार आएगा, और इसी बात को ध्यान में रखकर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखो पारंपरिक खेती में बदलाव, जो परंपरागत रूप से जो खेती चल रही है उसमें बदलाव, नवाचार को प्रोत्साहित करना, जो नवाचार है उनको प्रोत्साहित करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार में संपर्क करना। दोस्तों ये उद्देश्य केवल आपके अभी फैक्ट पढ़ने के लिए ही नहीं है दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की मेंस में अगर अपेयर हो रहे हो, मेंस की एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए ये कुछ उद्देश्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आपसे कृषि से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित किसी प्रकार का मेंस में प्रश्न बनता है तो आप इस प्रकार के पॉइंट डाल सकते हो कि जो नवीन तकनीक पर आधारित अगर हम कृषि करेंगे तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन बातों को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे पारंपरिक खेती में हमें बदलाव करना रहेगा, नवाचार को हमें क्या करना रहेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा इनोवेशंस को, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम तकनीकी से रूबरू हो सके। इसी प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार में संपर्क करना, ताकि हमारी जो है हमारा जो प्रोडक्ट है इसका दाम मार्केट में किस प्रकार से मिल रहा है, क्या क्या जो है किन चीजों का मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, अभी किन चीजों में गिरावट आई है। तो ये सारी बातें अगर किसान घर बैठे डिजिटल तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझने का प्रयास करेगा तो उसकी स्थिति में काफी हद तक जो है सुधार हो पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों यूनिसेफ की। यूनिसेफ को स्वास्थ्य एवं पोषण यूनिसेफ को स्वास्थ्य एवं पोषण की आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत का स्थान कौन सा है? यूनिसेफ को भारत क्या कर रहा है दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो चीजें है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। पोषण से संबंधित जो भी है आपूर्ति करने जैसी वस्तुएं होती हैं वो भारत वहां पर क्या कर रहा है, यूनिसेफ को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार यूनिसेफ को आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को कौन से स्थान पर देखा जाता है? तो भारत दोस्तों विश्व में तीसरे स्थान पर माना गया है। भारत तीसरा ऐसा देश है जो
यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जितनी भी आवश्यकताओं की वस्तुएं होती है वो देने में क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों यूनिसेफ की। अगर यूनिसेफ की मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है दोस्तों कैथरीन रसेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यूनिसेफ से पूछे जाते हैं। जैसे मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। यूनिसेफ, यूनेस्को, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यूनिसेफ को आप समझना दोस्तों कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ इसके डिजिट कितने दोस्तों, 6। और इसी डिजिट को याद में रख कर पीछे जो है 1946 याद रख लेना, क्योंकि 1944, 1945, 46, 47 में कंफ्यूजन हो जाता है। यूनिसेफ कौन सा है दोस्तों, आप ये बात याद रख लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, और कैथरीन रसेल जो है इसके क्या है दोस्तों, हेड है। ये कुछ प्रमुख बिंदु है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस पहल का प्रारंभ किया गया था जिसे हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा सराहा गया। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस पहल का प्रारंभ किया गया जिसे हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा सराहा गया। दोस्तों एक बात समझना, यहाँ पर मानसिक विकार से संबंधित गतिविधियों में सुधार हो सके, इसी बात को ध्यान में रखकर किसके द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पहल का प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था दोस्तों टेलीमानस। जिसका नाम क्या था दोस्तों, टेलीमानस। इस टेलीमानस के माध्यम से व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, और वो कॉल करने के साथ साथ मानसिक विकारों से संबंधित कोई सी भी बात हुई तो वो सीधे संपर्क करके उसी समय इंस्टेंट जो है, उस समय जो है जो भी गतिविधि उसके साथ हो रही है उससे संबंधित बात डॉक्टर्स को बता सकता है, और जो मनोचिकित्सक है वो उससे अपनी राय दे सकते हैं, किसके माध्यम से, कॉल के माध्यम से। तो ये त्वरित रूप से क्या किया जा रहा है दोस्तों, सुविधाएं प्रदान की जा रही है, समाधान किया जा रहा है समस्याओं का। कौन सी समस्याओं का, मानसिक विकारों की समस्याओं का। इसमें दोस्तों काफी हद तक लोगों को राहत मिली है, और जो इनिशियली जो लोग मानसिक रूप से विकार हैं, जिनको जो परेशान हो रहे थे, उन लोगों को उसी समय जो है यहाँ पर मनोचिकित्सक से बात करने के माध्यम से क्या हुआ है, वहां पर थोड़ी उनको शांति मिली है, और ऐसे लोगों में ज्यादातर जो है केस जो बढ़ रहे थे उनमें काफी कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल जो है चलाई गई थी जिसका नाम है टेलीमानस। याद रखना दोस्तों, टेलीमानस आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा इसको सराहा गया है, इसकी तारीफ की गई है कि वास्तव में आपने बहुत बेहतर काम किया। तो भारत के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत अच्छी गौरवपूर्ण बात है ये। तो आप यहाँ पर इस बात को भी अच्छे से क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। समझना, यहाँ पर 3 साल इसको होने वाले हैं। यह जो टेलीमानस की जो यह पहल है, इसको अब ये अपने तीसरे साल में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। 2 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। अगर मैं बात करूं भारत सरकार की, तो भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्ति दूरी या लागत की बाधाओं के बिना तत्काल देखभाल सहित टेलीफोन आधारित परामर्श, मनोचिकित्सा, मनोरोग परामर्श और रेफरल सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों कैसे? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जो है आप क्या कर पाओगे, आपकी जितनी भी मनोविज्ञान से संबंधित जो बीमारी है, मनोचिकित्सक से आप बात कर सकते हो। ये सारी बातें जो है इस टेलीमानस पहल के अंतर्गत शामिल थी। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए टेलीमानस को एक अभिनव और प्रभावी मॉडल के रूप में सराहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है टेलीमानस से संबंधित, ठीक है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे कल के रिवीजन की। जो क्वेश्चन हम कल देखते हैं, जैसे हमने आज हमारे जो क्वेश्चन देखे हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से क्या किया है दोस्तों, डिस्क्राइब किया है। अगर हम इसको फिर से एक बार केवल जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव माध्यम से देख लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और लंबे समय तक हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो चलो अब हमारा सेशन का जो लास्ट का पोर्शन है उसको अच्छे से देख लेते हैं। हाल ही में शारजाह में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है दोस्तों? तो शारजाह
शारजाह यूएई में एक शहर है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो का आयोजन किया जा रहा है और भारत जो है अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बच्चों को भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने के लिए एक पहल शुरू करी है भारत ने, स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन। तो ये है इसका राइट आंसर जो मैंने कल आपको यहाँ पर बता दिया था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों के बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो बजाज अलायंस के साथ साझेदारी की है भारतीय नौसेना ने। ठीक है, और ये जो नौसेना के नागरिक है इनको क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर बीमा कवरेज। ठीक है, आगे भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह होगा दोस्तों उत्तराखंड में। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर उत्तराखंड में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक जो होते थे, जिन्हें राष्ट्रीय खेल के रूप में भी हम जानते हैं, हर बार जो है अगर शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर आयोजित होते थे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस बार पहली बार जो है उत्तराखंड जैसे राज्य को चुना गया है और यहाँ पर जो है पहली बार जो है इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अगर मैं बात करूं तो भारतीय ओलंपिक संघ की अगर मैं बात करूं तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मैं बात करूं दोस्तों तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके 2 वर्ष बाद ही 1896 में पहली बार जो है ओलंपिक खेलों का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था एथेंस यूनान में। आपको सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई थी। पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है दोस्तों? अध्यक्ष है। इस पर भी हमने चर्चा अच्छे से कर ली थी। चलो आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपसे फिर से मैंने बोला है, इस आंसर का जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ये प्रश्न कितनी ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण से तात्पर्य दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इस प्रकार से अवेयर करना कि जब भी कोई आपदा जैसी स्थिति बन रही है तो उससे पहले हम ऐसे प्रिपेयर हो जाए कि उस आपदा में कम से कम हमारी जन मन धन की क्या हो, हानि हो। तो यहाँ पर बस हमें इसी बात को ध्यान में रखना था दोस्तों, और इसी बात को ध्यान में रखकर अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, आज का हमारा सेशन लगभग दोस्तों कंप्लीट हो गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, जिसमें जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में हम यहाँ पर आते हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, दैनिक जीवन में अगर आप एक दिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन आपकी एग्जाम के लिए कौन सी घटना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। वैसे 1.5 से 2 घंटे एक करंट अफेयर्स की क्लास आसानी से बन सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बहुत सारे आप देखते हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने ही प्रश्न बनते हैं। लेकिन मैं कम से कम और व्यवस्थित प्रश्न इसीलिए लाता हूं कि आपके एग्जाम के लिए जो आपके लिए जरूरी है उसे आप बेहतर तरीके से देख पाओ, ताकि आपका समय भी बचे और आप बेहतर तरीके से अपनी अदर जो चीज़ है, अदर जो आपके सब्जेक्ट है उस पर भी अच्छे से क्या दे पाओ, समय दे पाओ। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।